आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दूरदर्शी नेता की जिन्होंने अकेले ही एक पूरे देश की किस्मत को एक नई शक्ल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साल है 1901। एक 10 साल का लड़का अपने भाई बहनों के साथ मसूर रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा है। उन्हें लेने कोई नहीं आया और अब रात हो रही है। स्टेशन मास्टर मदद के लिए आगे तो आता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये बच्चे अछूत मानी जाने वाली महार जाति से हैं, उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वो उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। उस छोटे से बच्चे के लिए ये भेदभाव का पहला और सबसे कड़वा सबक था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं इस लड़के की कहानी जिसका नाम था भीम। जानते हैं, कई साल बाद गांधी जी से बात करते हुए उन्होंने यही दर्द बयान किया था। ये जो स्टेशन पर हुआ वो कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का, उनके बचपन का सच था। आइए देखते हैं कि इन अनुभवों ने उन्हें कैसे वो इंसान बनाया जो वो बने। सोचिए जरा, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग अपनी खुद के बोरी पर बैठना पड़ता था। प्यास लगे तो खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई चपरासी ऊपर से पानी डालेगा तो ही पी पाएंगे, वरना प्यासे रहो। पर कहते हैं ना, अंधेरे में ही रोशनी की एक किरण दिखती है। उनके एक ब्राह्मण टीचर थे, कृष्ण केशव अम्बेडकर। उन्होंने इस बच्चे में कुछ खास देखा और उसे अपना सरनेम, अपना उपनाम दे दिया और इस तरह भीमराव सकपाल भीमराव अंबेडकर बन गए। 14 अप्रैल 1891 को रामजी और भीमाबाई सकपाल के घर पैदा हुए भीमराव उनकी 14वीं और आखिरी संतान थे। तो इस माहौल से, इस अपमान से लड़ने का रास्ता क्या था? उनके लिए जवाब एक ही था, शिक्षा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, शिक्षा का हथियार। बड़ौदा के महाराजा से मिली एक स्कॉलरशिप ने सब कुछ बदल दिया। और फिर तो देखिए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक के बाद एक डिग्रियां हासिल करते गए। वो विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ क्लासरूम तक नहीं थी। उन्होंने मूक नायक नाम से एक अखबार शुरू किया, जिसका मतलब था गूंगों का नेता। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज बना जिनकी आवाज सदियों से छीन ली गई थी। अब उनके पास दुनिया की बेहतरीन डिग्रियां थीं। लेकिन जब वो भारत लौटे तो क्या कुछ बदला था? चलिए देखते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, एक आवाज के लिए लड़ना। पता है, जब वो बड़ौदा के मिलिट्री सेक्रेटरी बनके भारत लौटे तो उनकी सारी डिग्रियां बेकार हो गईं। ऑफिस में चपरासी उन पर फाइलें फेंकते थे, पीने का पानी तक नहीं देते थे। और हद तो तब हो गई जब एक पारसी गेस्ट हाउस ने उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब बस, अब वो इस व्यवस्था से लड़ेंगे। साल 1927 का महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत के हक की लड़ाई थी। कानून बन चुका था कि दलित चावदार तालाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो अम्बेडकर हजारों लोगों के साथ उस तालाब तक गए और खुद पानी पीकर उस अन्याय को सीधी चुनौती दी। और इसी संघर्ष ने देश के दो सबसे बड़े नेताओं अंबेडकर और गांधी को आमने सामने खड़ा कर दिया। मुद्दा था राजनीतिक अधिकारों का। अंबेडकर का मानना था कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब दलित वोटर ही दलित उम्मीदवार चुने। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो हुआ क्या? इस बहस का नतीजा निकला पूना पैक्ट। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। दबाव बहुत बढ़ गया और अंबेडकर को झुकना पड़ा। दलितों ने अलग से वोट देने का अधिकार तो खो दिया, लेकिन बदले में उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में 71 की जगह 147 आरक्षित सीटें मिली। ये एक बहुत बड़ा समझौता था। और अब हम पहुंचते हैं उस दौर में जिसने उन्हें बनाया आधुनिक भारत का निर्माता। यह है हमारा चौथा खंड। एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी। 1942 में जब वो लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत के सभी मजदूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। और फिर जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारत का संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये कोई छोटा काम नहीं था। उनकी टीम ने करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और फिर 2 साल 11 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया। तो इस संविधान की आत्मा क्या थी? देखिए, उन्होंने हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए। आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए गैरकानूनी बना दिया।
नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की, औरतों को बराबर का हक दिया। ये एक ऐसे भारत का सपना था जो न्याय और बराबरी पर खड़ा हो। संविधान तो बन गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं, कानून में एक विरासत। साल 1935 में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, मैं पैदा तो हिंदू हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये उस जाति व्यवस्था पर उनका आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार था और उन्होंने अपनी बात निभाई। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 3.5 लाख से भी ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये एक शांतिपूर्ण क्रांति थी उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें और उनके लोगों को सदियों तक दबाया था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में क्या वो अकेले थे? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पहली पत्नी रमाबाई का हाथ है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि अगर रमाबाई का त्याग ना होता तो वो कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो थे। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो खुद सबसे मुश्किल हालात में पैदा हुआ, वो एक ऐसा ढांचा बना दे जो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों के अधिकारों की ढाल बना हुआ है। यही डॉक्टर अंबेडकर की विरासत है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है।